पढ़ने वाले हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप होता क्या है, इसे हम एकदम इजी एग्जांपल समझेंगे जिसमें है धोनी डी, विराट वी। अब धोनी और विराट जो है वो क्रिकेटर्स, आपको पता ही होगा। और धोनी के पास एक फार्म हाउस है जहाँ पर वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स उसको उगाते हैं, थोड़े बहुत प्रोड्यूस को बेचते भी हैं। तो फिर एक दिन विराट आए उनके घर और उन्होंने वहाँ की स्ट्रॉबेरी चखी और उन्हें स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला चल भाई एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर स्ट्रॉबेरी जैम का बिज़नेस शुरू करते हैं, अपन दोनों खूब प्रॉफिट कमाएंगे उससे और एक हेल्दी ऑप्शन लोगों को देंगे। धोनी ने बोला बिल्कुल सही, ठीक है चलो वही करते हैं। अब विराट तो रहते हैं ब्रिटेन में, तो वो टाइम कम दे पाते इस चीज़ में। तो फिर धोनी ने बोला देख मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अब तुम रहते हो ब्रिटेन में, तो एक काम करते हैं 70% प्रॉफिट मुझे चाहिए, 30% प्रॉफिट तुम रखना। विराट ने बोला बिल्कुल ठीक है, मैं जब कम काम करूँगा तो फिर मैं उसमें शेयर भी कम लूँगा। लेकिन इसमें होता है हम लोग का 2 केस। पहला केस क्या, ये बोलेंगे भाईचारा का बात है, एक काम करेंगे, तुमने बोला मैंने मान लिया कि 70-30% का हम लोग हमेशा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब आप लोग को पता होगा कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका बीसीसीआई के साथ या फिर जिस भी टीम से वो खेल रहे हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है। तो फिर क्या यहाँ पर उनका कुछ एग्रीमेंट नहीं होगा रिटर्न में? तो फिर बोले देख भाई, भाईचारा है वो अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, मुझे तो एक स्टैम्प पेपर पर सब कुछ लिखा हुआ साइन के साथ एक ठप्पे के साथ चाहिए। विराट ने बोला ठीक है चलो यही कर लेते हैं, और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। जैम का मस्त चल रहा था ये बिज़नेस। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि धोनी को कुछ काम था, तो फिर उसके लिए वो चले गए बाहर क्रिकेट का प्रैक्टिस करने कुछ भी। और जो विराट थे वो भी थोड़े टाइम के लिए चले गए ब्रिटेन। अब धोनी भी बाहर है, विराट भी बाहर है। उस टाइम पर किसी वर्कर ने क्या किया, सड़े हुए जो स्ट्रॉबेरीज़ थे उनका जैम बना करके बेच दिया लोगों को। अब जिसने खरीदा उसने क्या जाके कंप्लेन कर दिया कोर्ट में कि ये तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं और इतना घटिया सामान बेचते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि इंडिया में तो धोनी है और विराट जो है वो बाहर है, और इन्होंने बोला कि धोनी की कंपनी जो है वो ऐसा बेच रही है, इनको तो धोनी ने बेचा था। तो फिर क्या विराट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या विराट एकदम चिल करके बैठे रहेंगे कि चलो मैं तो वहाँ से बाहर हूँ मुझे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंप्लेन होगा जितना धोनी के ऊपर असर होगा उतना ही विराट के ऊपर भी असर होगा। अब मानते दूसरा केस कि जो विराट हैं उन्होंने ब्रिटेन में इसे बेचा और जो ख़राब स्ट्रॉबेरी का बना था जैम वो एक जार वहाँ भी चला गया और वो बिक गया। वहाँ पर भी किसी कस्टमर ने जाकर कंप्लेन कर दिया कि मैंने तो विराट के स्टोर से ख़रीदा था और वो ख़राब निकल गया। अब विराट हैं इंग्लैंड में और वहाँ पर उनके ऊपर हुआ केस, तो क्या धोनी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप के तहत इसे बना रहे हैं, धोनी के ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भले ही काम विराट करें या फिर भले ही काम धोनी करें, अगर कुछ भी हो रहा है तो फिर दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग का चीज़ हो गया। अब इस चैप्टर में हम लोग हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा दिया गया डेफिनेशन के साथ। आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, यहाँ से MCQ बनता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। वो रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जो कि अग्री किए हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एक ऐसे बिजनेस का जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग का धोनी और विराट के केस में क्या था कि वो लोग क्या किए, वो लोग अग्री किए, वो लोग बोले कि हम लोग बिज़नेस शुरू करेंगे, हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे और ये जो काम करेंगे उसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ेगा और ये जो काम करेंगे इसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। तो यहीं पर बोल रहा है कि पार्टनरशिप क्या है, ये रिलेशन है दो लोगों के बीच में जो कि अग्री किए हैं कि लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को एक ऐसे बिजनेस का जो कैरिड ऑन बाय ऑल है। मतलब कि या तो दोनों मिल करके एक बार में काम कर रहे हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो है ये हम लोग का एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये आगे आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप में क्या रहेंगे, लोग रहेंगे जो कि अग्री किए हैं कि वो एक बिज़नेस शुरू करेंगे, उसका प्रॉफिट वो लोग बांटेंगे और दोनों काम करे या फिर कोई एक काम करे उसका भी इफेक्ट जो होगा वो दोनों पे पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में कि जो पर्सन जो कि एंटर किया है एक पार्टनरशिप के अंदर उसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स हैं। जैसे हम लोग धोनी और विराट को हम लोग इंडिविजुअली मतलब
अकेले क्या बोलेंगे कि वो लोग पार्टनर्स हैं। देखिए यहाँ पे अकेले हैं ये लोग। और कलेक्टिवली मतलब एक समूह के जैसा हम लोग क्या बोलेंगे, एक समूह के जैसा हम लोग बोलेंगे कि फर्म है। देखिए कलेक्टिव होकर के हम लोग एक ऐसा बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लें तो आप एक स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली क्या है, आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। उसी हिसाब से जो इंडिविजुअली अकेले में बात करें तो इनको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, और एक साथ अगर हम लोग एक समूह जैसा इनको बोलें तो वो फर्म बोलते हैं उनको। और फर्म के लिए हम हमेशा ये वाला ड्राइंग यूज़ करेंगे। अब जिस नाम के अंदर बिजनेस को चलाया जाता है उसको हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। फर्म का नेम, फर्म नेम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप क्या है नेचर के हिसाब से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे MCQ बनता है। तो क्या पार्टनरशिप पहले सेपरेट लीगल एंटिटी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है? हाँ है, लेकिन ये होता क्या है इसको हम अच्छे समझते हैं कि लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा, एक हम लोग का होता है लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वहीं जब हम पार्टनरशिप के केस में इसको बोले तो हम लोग इसको लीगल एंटिटी बोल दे रहे हैं। फर्म का उधार को चुकाने के लिए पार्टनर का जो पर्सनल एसेट होता है ना, मतलब कि एक पार्टनर था उसका एक अपना घर था, अगर फर्म जो है वो अपना लोन नहीं चुका पा रही है तो पार्टनर का जो खुद का घर है वही बिक सकता है, उसको बोलते हैं। मतलब फर्म जो है वो अनेबल है अपना लोन को रिपे करने के लिए, इसके वजह से जो पार्टनर का पर्सनल एसेट है वही बिक सकता है। अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आप जो होंगे, एक पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा है, कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना उसको लॉस मिल रहा है, उसके लिए आप अलग अलग क्या करेंगे, आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, जो कि आप क्लास 11 में बनाना सीखे हैं लेजर अकाउंट्स, अब और आप फिर से सीखिएगा, उसको बोलते हैं। मतलब ऑल इन ऑल इसको मैं वापस समराइज़ कर देते हैं। मतलब पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर है, उसका खुद का कमाया हुआ पूंजी से जो सामान, जो एसेट खरीदा होगा वो भी यूज़ हो सकता है फर्म का डेट को पे करने के लिए। और अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब है कि जितना भी एक पार्टनर का जो लेजर अकाउंट होगा उसका सेपरेट अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एसेंशियल फीचर्स क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग का पार्टनरशिप का। तो सबसे पहला क्या है कि इसका हम लोग लिमिट्स का बात करते हैं। तो लिमिट्स क्या है कि आप मिनिमम, मतलब कम से कम 2 पार्टनर चाहिए तभी ना पार्टनरशिप बोलेंगे। अकेले थोड़ी बोलेगा ये इंसान जो है पार्टनर है। पार्टनर अगर आप सुने भी होंगे, जैसे कि मैच में बोला जाता है ना, इनकी पार्टनरशिप ने धमाल मचा दी, तो पार्टनरशिप में हमेशा 2 लोग तो कम से कम रहता ही है। और ये होता है हम लोग का मैक्सिमम 50। मतलब या तो कम से कम आप 2 रख सकते हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रख सकते हैं। अब 50 जो है ना, इसके ऊपर एक कहानी, और यहाँ से CUT में भी बहुत सारा MCQs बन जाता है। सबसे पहले इसमें स्टोरी क्या है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 था, वो ना गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कितना जो मैक्सिमम पार्टनर है वो होना चाहिए। लेकिन उसमें भी बोल देता है कि आप कुछ भी डिसाइड करना, लेकिन आप 100 के अंदर ही आप डिसाइड करना, मतलब मैक्सिमम जो हो वो 100 के अंदर ही हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या किया, वो रूल्स 10 जो है कंपनीज एक्ट, मिसलिनियस एक्ट 2014, उसके तहत क्या बोल दिया, मतलब कितना हम बोलते हैं कि वो रहेगा 50। तो ये था, मतलब इसको वापस में समराइज़ कर देते हैं कि मिनिमम जो होते हैं 2 पार्टनर होने चाहिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। और इसका स्टोरी ये था कि सेक्शन 464 जो है कंपनीज एक्ट का, वो गवर्नमेंट को पावर दिया था कि आपको जितना भी रखना है मैक्सिमम पार्टनर्स का लिमिट वो आप रखिए, लेकिन वो 100 के अंदर रखिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो रूल 10 जो था कंपनीज मिसलिनियस एक्ट 2014 के तहत, वो कितना बोला कि हम 50 रखेंगे, और अभी तक हम लोग का 50 ही चलते आ रहा है। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट जैसा हम ये बोले थे ना, हम लोग उसका बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स होंगे वो एग्री करेंगे कि एक पार्टनर को इतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, एक पार्टनर को इतना सैलरी मिलेगा, फलाना ढिमकाना जितना भी चीज़ होता है वो सब चीज़ मिलेगा। तो फिर एग्रीमेंट जो होता है हम लोग का मौखिक, मतलब ओरल हो सकता है, बस जैसा था ना कि हाँ भाई भाईचारा में ही हम लोग क्या करते हैं, बस तुमने बोला मैंने मान लिया कि हम लोग इतना ही करेंगे, हम लोग को लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होता है रिटर्न, और ये भी हम लोग का वैलिड है। और रिटर्न वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब आप ऐसे एक स्टैम्प पेपर लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिख करके अगर आप करवाइएगा तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब चाहे आप ओरल करवाइए
एग्रीमेंट या फिर रिटर्न करवाइए एग्रीमेंट, दोनों ही वैलिड है। और यहाँ से एक MCQ बनता है कि हम लोग का ओरल एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं। तो आपको अच्छा से याद रखना है कि चाहे ओरल हो या फिर चाहे रिटर्न हो, दोनों का दोनों वैलिड है। ज़रूरी ये कंपलसरी नहीं है कि किसी को रिटर्न ही चाहिए होगा एग्रीमेंट। और हम लोग का दूसरा है बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या है? मतलब पार्टनरशिप जो होता है वो कैरी करना चाहिए कोई लॉफुल बिज़नेस। जैसे दो पार्टनर्स वो मिल करके क्या करते हैं, वो लोग चोरी करते किसी के घर में, तो ये लॉफुल तो नहीं हुआ। और बिज़नेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, एक रेगुलर बेसिस पर। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है कि पहले लॉफुल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। मतलब आपका क्लास 10th का बुक था, आप वो क्या किए, अपने एक जूनियर को दे दिए हाफ प्राइस पर, तो आप एक बार दिए, तो ये क्या है, ये एक बिज़नेस नहीं होगा, बस एक नॉर्मल आप मानिए लेन देन है। अब इसमें ना NCERT का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो 2 लोग थे जो कि क्या बोले कि चल भाई हम लोग काम करते हैं, हम लोग मिल करके ख़रीदते हैं ज़मीन को, लैंड को। तो फिर ये लोग बस लैंड को ख़रीदे हुए हैं, ये लोग उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं ना। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का यही काम है खरीदो और किसी और को बेच दो। तो क्या बोलेंगे कि ये को ओनर्स हैं बस। नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि दोनों मिलकर बस ज़मीन खरीदे हुए हैं। लेकिन अगर इनका बिज़नेस क्या है कि खरीदते हैं और बेचते हैं ज़मीन को ताकि ये लोग क्या कमा सके, प्रॉफिट, तो बोलेंगे पार्टनर। मतलब बिज़नेस का सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी वोरी करके तब बेच रहा है सामान। दूसरा क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप एक बार कुछ खरीदे बेचे तो वो हम लोग का नहीं होता है बिज़नेस। और तीसरा क्या होता है कि अगर आप कुछ भी खरीदें एसेट, तो आपको उसको बिज़नेस में यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बस को ओनर्स हैं, आपको हम लोग पार्टनर्स नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोग का जो 4th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना, वो क्या है, मैंडेटरी है। मतलब अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं किए तो ये बोला जाएगा कि आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। मैंडेटरी है मतलब क्या है, मजबूरी है एकदम। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। और लेकिन अब शेयरिंग ऑफ लॉस क्या है, अब शेयरिंग ऑफ लॉस में है ना एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट है कि लॉस जो है उसको इम्प्लाइड करते हैं डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसा आपका मोबाइल का होता है ना कि कुछ नहीं है तो वही है। तो वही चीज़ है कि जब भी हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि क्या होगा, उसमें लॉस भी शेयर होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ पार्टनरशिप में वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग अपना एग्रीमेंट में बोल दें कि नहीं, हम लोग के पास जो एक पार्टनर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेगा, वो लॉस नहीं लेगा। तो ये 12th में ऐसे उसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं, वरना फिर बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कुछ जगह पर लिखा रहता है कि ज़रूरी नहीं है। फिर अगर आप आगे पढ़िएगा CA फाउंडेशन या फिर किसी में, तो उसमें भी आपको ये पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये कि हम लोग का ये मैंडेटरी नहीं है। जो हम लोग का पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है, ये रेयर केस होता है। तो इसमें समराइज़ कर देते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ये ज़रूरी है। अगर कहीं पर प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा है तो वो लॉ के खिलाफ है। लेकिन अगर शेयरिंग ऑफ लॉस नहीं हो रहा है तो ये हम लोग का मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी नॉर्मल केस में हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर प्रॉफिट ऐसे शेयर हो रहा है तो हम लोग का लॉस ही पक्का शेयर होगा ही। और ये आपका 12th में इतना यूज़ नहीं है, लेकिन CA फाउंडेशन में कभी कभी आ जाता है, तो फिर इसलिए हम उसको बोल दिए। अब म्यूचुअल एजेंसी का हम बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो जो हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप का जो पहला डेफिनेशन, एकदम पहला टॉपिक पर, वो क्या था, बिजनेस जो है वो कैरी हो सकता है ऑन बाई ऑल या फिर एनी ऑफ द पार्टनर जो कि एक्ट कर रहा है फॉर ऑल। ये आपको याद कर लेना है, म्यूचुअल एजेंसी का यही एक बेस्ट डेफिनेशन दिया गया है। अब एक पार्टनर जो होता है ना, वो एक प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है अदर पार्टनर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में जब धोनी जो थे वो इंडिया में थे, वो काम संभाल रहे थे, तो उसके ऊपर अगर केस हुआ तो क्या हुआ, विराट को भी उसका झेलना पड़ेगा, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। और सिर्फ जब विराट काम कर रहे थे और उसमें कुछ भूल चूक हो गया तो धोनी को भी सहना पड़ेगा। मतलब ये जो कर रहे हैं वो इन पे इफेक्ट जा रहा है, और जो ये कर रहे हैं इसका इफेक्ट इन पर आ रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि एक पार्टनर जो होता है ना, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है और वो एजेंट भी हो सकता है अदर पार्टनर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम लोग का 2 पार्टनर्स है, ठीक है। अब प्रिंसिपल के जैसा क्या होगा, वो बंधा हुआ होगा किसके एक्ट के द्वारा, बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब कि ये कुछ काम नहीं किया, ये जाके काम किया पार्टनरशिप का, तो फिर इसका जो इफेक्ट आएगा इस पर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जाकर के क्या कर लिया, ये लोग का पार्टनरशिप था मिल करके बेचने का पिज़्ज़ा, अब ये जाकर के क्या किया, 100 पिज़्ज़ा का ऑर्डर ले लिया, तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा ना इस पर ही पड़ेगा। मतलब ये बंधा हुआ है, क्या है, ये बंधा हुआ है जो काम कर रहा है अदर पार्टनर्स, एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। और एज एन एजेंट का मतलब क्या होता है, एज एन एजेंट कि
ये क्या करता है, ये बाइंड करता है अदर पार्टनर्स को खुद के एक्ट से। मतलब यहाँ पर जो ये था, ये जा कर के ऑर्डर ले लिया था, लेकिन इसके एक्ट के वजह से इस पर फ़र्क पड़ा। वैसे ही अगर ये जा कर के ले लेता कहीं का ऑर्डर तो फिर उसके ऊपर फ़र्क पड़ता। मतलब समझ गए कि चाहे ये काम करे या फिर चाहे ये काम करे, दोनों का काम का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और इसको सबसे ईजी वे में याद रखने का क्या है, जैसे आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, वो स्कूल की मालिक है ना। और जो एजेंट मान लीजिए कि उनके अंदर जो भी काम कर रहे हैं, वैसे तो ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बस मान लीजिए कि एक मालिक है तो एक नौकर होगा। ये बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है। प्रिंसिपल मतलब वो मालिक के ऐसा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसके बदले कोई और काम कर, लेकिन उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। और एजेंट का मान लीजिए कि वो जो है वो खुद नौकर है, वो किसी और को काम कर रहा है, उसके काम से मालिक के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे याद रहेगा। अब जो म्यूचुअल एजेंसी होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो ट्रू टेस्ट है। मतलब कि असली जो परीक्षा होती है ना इन लोगों की, वो क्या होती है, वो म्यूचुअल एजेंसी होती है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग को पार्टनरशिप होना है तो उसका एसेंशियल कंडीशंस क्या है, उसका एसेंशियल कंडीशंस है कि पहले तो बिजनेस होना चाहिए। मतलब बिजनेस क्या हो गया कि आप जो है एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं एक रेगुलर बेसिस के ऊपर, और आप प्रॉफिट्स को शेयर करते ही मैंडेटरी। और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या है, वो है ट्रू टेस्ट पार्टनरशिप का। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स क्या है, मतलब किसी का अधिकार क्या है अगर वो पार्टनर बन जाएगा तो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हम लोग का क्या है कि जो एवरी पार्टनर जो है, मतलब हर एक पार्टनर एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर जो है ये आपका एक आगे टॉपिक है, वहाँ पर अच्छे समझाएंगे, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो फिर जो हर एक पार्टनर है उसके पास ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि रोज़ का जो काम होता है ना बिजनेस का, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करने के बाद उसका पूरा राइट है। ठीक है। और इसका जो सेकंड क्या है कि जो पार्टनर होता है हर एक, उसके पास राइट होता है कि वो कंसल्ट हो बिजनेस मैटर्स के लिए। मतलब कि अगर इन लोग को ऑर्डर लेना है कहीं का, तो फिर 5 मान लेते कि 3 पार्टनर इसके अंदर, जो 3 पार्टनर हैं उसमें से हर एक को कंसल्ट होने का पूरा अधिकार है। अगर ऑर्डर लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसल्टेड। हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब समझ लीजिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरा आप लेजर बनाए हुए हैं, आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकाले हुए हैं, और हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सके, इसको देख सके कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही उनके पास ये भी राइट है कि उसका अगर उनको चाहिए ना कि एक काम करते कॉपी करवा करके रख लेते अपने पास, तो उनके पास ये भी पूरा राइट है। अब हम लोग का फोर्थ पॉइंट है, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है दैट एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो ये आपका आगे एक चैप्टर है स्पेशली, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मान लीजिए ये थे विराट और ये थे धोनी और ये थे विराट। अब इन लोगों का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो फिर बाकी जो क्रिकेटर्स थे वो बोले हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इनको आने दे रहे हैं कि हाँ भाई आ जाओ तुम लोग भी हम लोग के पार्टनरशिप में, तो मिल करके हम लोग अच्छा से काम करेंगे। ये हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आने दे रहे हैं, मतलब ये लोग एडमिट कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है मतलब कि वो हॉस्पिटल में एंटर कर गया। इस तरीके से अगर एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, देखो पार्टनरशिप में का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर वो आ चुका है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो मतलब कि हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बोले कि नहीं नहीं हमको ना दूसरे पार्टनर को लाने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं है, किसी और पार्टनर को नहीं आना चाहिए, तो उसको डिसअलाउ करने का पूरा उसके पास राइट है। अब क्या है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। रिटायर का मतलब क्या होता है, रिटायर का मतलब होता है कि ये हम लोग का फर्म था और हम लोग का ये 2 पार्टनर्स जो अभी तुरंत एडमिट हुआ था, ठीक है, कोई सही पार्टनर, हम लोग ओरिजिनल पार्टनर्स जो पहले शुरू किया था वो भी हम लोग रिटायर हो सकता है, लेकिन हम लोग वही मान लेते हैं कि ये जो न्यू पार्टनर था ये थोड़ा मत बोलता नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, क्रिकेट भी है फिर ये भी है तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा इसे, तो एक काम करते हैं मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो ये नोटिस देगा और ये निकल जाएगा। ये आपका एक चैप्टर भी है स्पेशली, तो इसके ऊपर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया कि प्रॉपर नोटिस देने के बाद हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो रिटायर हो सकता है। हम लोग का लास्ट क्या है कि हर एक पार्टनर जो है जो कि क्या किया है, वो लोन दिया है, एडवांस किया है लोन टू दी फर्म, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम से, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग का ये एक पार्टनर है, ठीक है, ये जो पार्टनर था क्या किया, ये जो फर्म था उसको ही वो 50,000 का वो लोन दे दिया। ठीक है, तो फिर ये जो लोन दिया ना
इसके ऊपर इसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी आपका चैप्टर जो आगे उसके अंदर अच्छा से आपको इस पर पूरा क्वेश्चन ही करना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या क्या राइट्स है हम लोग समराइज़ कर देते हैं कि सबके हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट के अंदर। ये पहला राइट था। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि जो बिजनेस मैटर्स है ना उस पर उनको कंसल्ट किया जाए। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसको कॉपी वो लोग रख सके। हम एक बार इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इंस्पेक्ट कर सके और कॉपी कर और उसको एक कॉपी भी रख सके। एवरी पार्टनर के पास राइट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राइट्स, मतलब अधिकार क्या है किसी पार्टनर का। अगर आप पार्टनर तब क्या समझ सकते हैं कि आपका क्या अधिकार होगा। तो राइट्स में क्या आता है हम लोग का, एवरी पार्टनर मतलब हर एक पार्टनर एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर। और ये जो टॉपिक है ये आपका एक आगे टॉपिक है, तो इसको हम अभी यहाँ पर नहीं समझाएंगे अच्छा से। तो हर एक पार्टनर के पास ये एक राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मतलब क्या, बिजनेस को चलाने का जो कामकाज होता है ना उसके अंदर जो पार्टनर्स है कोई सा भी उसको पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। दूसरा क्या होता है, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि उसको कंसल्ट किया जाए बिजनेस मैटर्स के ऊपर। मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप है इसमें 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स का क्या पार्टनरशिप है कि वो लोग क्या करते हैं, लोग पिज़्ज़ा जो होता है वो बना करके बेचते हैं। अब एक ऑर्डर आया जो था 100 पिज़्ज़ा का, तो फिर जो 100 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया उससे पहले हर एक पार्टनर का राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि इसको हम लोग ले या फिर ना लें। अब हम लोग का तीसरा क्या पॉइंट है, हम लोग का तीसरा पॉइंट है कि हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सके, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसका एक कॉपी अगर चाहिए तो वो एक कॉपी करके रख भी सके। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ताकि मान लीजिए कि आप एक पार्टनरशिप में हैं लेकिन आप जो है आप मैनेजमेंट में आप उतना रोल नहीं निभाते हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रॉफिट और लॉस तो उतना ही झेलना पड़ता है ना। तो इसलिए आप क्या चाहेंगे कि आप देखें कि जो पार्टनर्स है कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, कोई अपने ऊपर तो सारा प्रॉफिट नहीं ले रहा है। इसलिए आपके पास पूरा राइट है कि आप जो अकाउंट्स का बुक है उसको पूरा जाँच पड़ताल कर सकें। ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट, उसमें क्या है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। और ये क्या है, ये आपका चैप्टर 3 जो है उसमें आप अच्छा तरीके से पढ़िएगा कि किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। राइट दैट हर एक पार्टनर जो है वो क्या कर सकता है, वो डिसअलाउ कर सकता है। ठीक है, डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या है, ऐसे हमारा था विराट और धोनी का, उसमें मान लेते हैं कि इनका बिजनेस अच्छा से चल रहा है। अब एक और क्रिकेटर थे वो आ गए, वो क्या बोले कि मुझे अपने पार्टनरशिप में आने दो, तो बोले ठीक है। तो ये लोग क्या किए, ये लोग अपना एग्रीमेंट उसको शामिल कर लिए। इसको क्या बोलते हैं, एडमिशन। लेकिन हम लोग का पॉइंट क्या है, यहीं पर बच्चे जो होते हैं फंस जाते हैं कि हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसअलाउ कर दे। मतलब यहाँ पर अब ये लोग क्या बोले कि देखो अभी तो हम लोग खुद से ही अभी तो शुरू किए, हम लोग चाहेंगे कि जितना हम मेहनत की थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से कुछ चलाएं, तो फिर अभी हम लोग किसी और को नहीं रखना चाहते। तो ये लोग क्या किए, इसको अलाउ नहीं किए। तो क्या हो गया कि एवरी पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसअलाउ कर सके जो एडमिशन है किसी भी न्यू पार्टनर का। अब क्या है हम लोग का 6 पॉइंट या फिर 6 राइट की आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि वो सरकारी नौकरी में है, उसका रिटायरमेंट जो है 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, फिर वो रिटायर कर गया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग का है ये पार्टनर्स और ये लोग मान लेते हैं कि एक लोग नया पार्टनर बीच में कभी वो लोग एडमिट कर लिए। अब ये जो पार्टनर है ना ये बोल रहा है कि मेरे से तो क्रिकेट और बिजनेस दोनों नहीं समझ रहा है, मैं नहीं काम कर पाऊँगा। अब तो बोल रहा ठीक है तुम मत कर। तो फिर इसको क्या कर दिया गया, इसको ये पब्लिक नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद ये निकल गया। तो यही था कि हम लोग का जो भी पार्टनर है उसके पास राइट होता है कि वो रिटायर कर सकता है फर्म से आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। अब हम लोग का लास्ट क्या है कि एवरी पार्टनर जो कि एडवांस किया है लोन, एडवांस लोन फर्म को, वो 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल जाता है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। मतलब मान लेते हैं कि हम लोग का ये है एक पार्टनर, ये क्या किया, एक 50,000 का जो लोन था वो दे दिया इसको। ये क्या है, जो 50,000 दे रहा है ये एक लोन अमाउंट है। तो जैसे कि अगर आप बैंक में डालते हैं आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उस हिसाब से अगर ये एज अ लोन दिया, एज अ कैपिटल नहीं दिया है, ये अपना पूंजी नहीं लगा रहा है, ये एक लोन दे रहा है बिजनेस को, तो उस पर कितना उसको कम से कम उसको 6% मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मिलेगा, कुछ लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से मिलता है। ये आपका जो चैप्टर, इसी चैप्टर में आप आगे पढ़िएगा। क्या हम नेक्स्ट टॉपिक लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टनर का बोझ क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अगर एक पार्टनर है वो क्या किया है, वो कैरी ऑन किया एक बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस सच शैल बी पेड टू द फर्म, हाउएवर लॉस आर टू बी बॉर्न बाय हिम अलोन। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का मान लीजिए अब ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है,
जो हम लोग का ये वाला पार्टनर है वो क्या किया ना, ये लोग का पार्टनरशिप है, ये लोग बेचते हैं मोमोज़, ठीक है। अभी तो मोमोज़ तो बेचते हैं, लेकिन ये क्या किया, ये एक अपना ही मोमोज़ का अलग से बना लिया, क्या बोलते हैं, दुकान वहाँ पे मोमोज़ बेच रहा है और इसको कुछ बोला भी नहीं। तो यहाँ पर क्या, ये एक ब्रीच कर रहा है। ब्रीच का मतलब क्या होता है कि ये उल्लंघन कर रहा है रूल्स का। और अगर उसको उस बिज़नेस से क्या हो रहा है, हम लोग इसको पढ़ते हैं दैट अगर एक पार्टनर वो क्या कर रहा है, एक बिज़नेस वो कैरी कर रहा है इन कॉम्पिटिशन, कैरी कर रहा है वो एक बिज़नेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, और वो क्या किया है, वो कंसेंट नहीं लिया है अदर पार्टनर्स का, और उससे कुछ प्रॉफिट भी कमाता है, तो उस प्रॉफिट को उसको क्या करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है फर्म के पास। लेकिन अगर वो कोई लॉस कमाया तो फिर वो उसको अकेले ही सहना पड़ता है, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ बन करके क्या किया, वो अपना खोल लिया मोमोज़ का दुकान। अब वो चल गया तो ठीक है, तुम प्रॉफिट मेरे को दो, क्योंकि तुम बिना कोई कंसेंट के तुम जा करके अपना जो है कंपटीशन में तुम चला रहे हो ये बिज़नेस, ये हो सकता है। या फिर ये क्या किया, बहुत तेज़ बन करके अकेले बिज़नेस खोल लिया और उसमें हो गया लॉस। भाई तुम ना इतना तेज़ बन के तुम बिज़नेस खोले थे, तो इसका जो खामियाजा होगा तुमको भुगतना पड़ेगा अकेले, ये हो जाता है। उसका दूसरा लाइबिलिटीज़ क्या होता है हम लोग का, कि अगर एक पार्टनर है उसको प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, उसको ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म से उसको हो रहा है प्रॉफिट, या फिर कोई फर्म का प्रॉपर्टी था या फिर कुछ बिजनेस कनेक्शन था, जो प्रॉफिट जो होता है ना उसको पे करना पड़ता है फर्म के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग का जो पार्टनरशिप था उसके अंदर मान लेते फर्म का प्रॉपर्टी था, एक लैंड था, और जो लैंड था उसको बेचा गया, लेकिन बेचने पर क्या हुआ कि एक पार्टनर था वो ही ना, उसका कोई रिश्तेदार वो लैंड खरीदा, तो रिश्तेदार क्या किया, उसको बोल दिया कि हम ना कमीशन आपको ही दे देते क्योंकि आप इतना अच्छा जगह पे लैंड खरीदवा दिए हैं। तो क्या हुआ, इससे तो उस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, तो वो जो फ़ायदा होगा ना वो उसको पे करना पड़ेगा फर्म के लिए, वो खुद का पॉकेट में पैसा नहीं रख सकता है। तो हम लोग का दो लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, पहला हम लोग का लाइबिलिटी था कि अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, वो बिना कंसेंट के वो कंपटीशन में फर्म चला रहा है, तो फिर उसको अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा जो मेन फर्म था उससे। और लेकिन अगर कुछ लॉस उसको होता है तो फिर उसको खुद उसको झेलना पड़ेगा, कोई पार्टनर उसके साथ देने आगे नहीं आएगा। और दूसरा क्या था कि अगर एक पार्टनर है वो क्या किया, वो प्रॉफिट कमा, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से कमा रहा है, कुछ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर उसका फर्म का प्रॉपर्टी हो गया, फिर बिजनेस कुछ कनेक्शन को यूज़ करके, तो उसको जो प्रॉफिट होता है ना वो भी उसको फर्म को पे करना पड़ता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनता है। तो फिर हम लोग का यहाँ बात क्या करें कि क्या प्रोविजंस दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में। प्रोविजंस का मतलब क्या है कि हम लोग का क्या जो पार्टनरशिप एक्ट उसमें लिखा हुआ है, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जैसे पहला हम लोग का प्रोविजंस क्या है कि एक माइनर का हम लोग बात करें, एक माइनर को अगर हम लोग पार्टनर बनाना होगा तो क्या हम लोग उसको पार्टनरशिप में ला सकते हैं। तो क्या बोलता है लॉ कि अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हैं वो अग्री करें। इसका पहला क्या हो गया, हर एक पार्टनर जो पहले से ही उस पार्टनरशिप में है उनको एग्री करना पड़ेगा। और हम लोग का जो माइनर एडमिट भी होगा ना, वो किस एडमिट होगा, बस बेनिफिट। और बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट का मतलब होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, अगर कुछ लॉस होता है ना तो उसको लॉस नहीं मिलेगा। और ये हम लोग कौन सेक्शन में लिखा गया है, सेक्शन 30 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट का। तो इसका हम लोग दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पहला कंडीशन है कि अगर किसी माइनर को बनना है पार्टनर तो उसके जितने भी पार्टनर है सबको एग्री होना है, ठीक है, ऑल पार्टनर शुड एग्री, ऑल। और उसका जो भी बेनिफिट होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें ही इसको भाग मिलेगा, मतलब कि जो प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें मिलेगा, उसको लॉस में कोई भाग नहीं मिलेगा। अब क्या क्वेश्चन आता है कि माइनर का तो मतलब हो गया ये इंसान 18 जो ईयर्स है ना उससे वो छोटा है। क्या होगा जब ये 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 18 का क्या कर लिया, ये 18 अटेन कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको 6 महीने का समय मिलेगा। और उस 6 महीने में उसको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, उसको बोलना पड़ेगा नहीं हम पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते। अगर क्या हुआ कि वो डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है, वो डिसाइड नहीं किया तो पार्टनरशिप वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि पार्टनर्स क्या था, पहले क्या था उसको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा था प्रॉफिट, अब क्या है, अब वो हर एक एक्शन के लिए क्या होगा उसमें भी उसका लायबल होगा, वो प्रॉफिट हो लॉस हो कोई सा भी काम हो हर एक चीज़ में उसको उतना ही उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है दैट जो रजिस्ट्रेशन होता है ना एक फ़र्म का पार्टनरशिप एक्ट के तहत, वो क्या है, वो कंपलसरी नहीं है। मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, उसके बाद आपको कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, फिर आपको एक लीगैलिटी मिल जाता है कि हाँ आपका जो ये बिज़नेस है ये आपका चल रहा है। तो इसमें याद रखना है कि हम लोग कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 69 में लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि अगर unless otherwise agreed by the partners a firm is dissolved on the death of a partner। dissolved का मतलब क्या होता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। मतलब जो बिज़नेस है वो पूरा का पूरा अपना
क्लोज हो जाता है, उसका सारा का सारा जितना एसेट सब कुछ बेच दिया जाता है, अब बिजनेस नहीं चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व। आपका चैप्टर जो है लास्ट इस बुक का वही चीज़ है। और क्या है, उसको क्या बोला जाता है कि अगर पहले से डिसाइड नहीं किया हो गया है, मतलब कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड, पहले से पार्टनर डिसाइड नहीं किया है, तो जब कोई पार्टनर मर जाता है ना, उसी टाइम पे हम लोग का पार्टनरशिप जो होता है वही हम लोग का बंद हो जाता है। ये लास्ट चैप्टर में अच्छा समझना है। एक फोर्थ हम लोग का फिर पॉइंट आ जाता है कि अगर एडमिशन, मतलब हम लोग किसी को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, फिर रिटायर, मतलब कोई जो है वो छोड़ रहा है फर्म को, तब क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग को तो पहले चैप्टर 3 में, हम लोग का 4 में है, ठीक है। और इस दोनों का ही हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग चाहे एडमिशन होना हो या चाहे हम लोग को रिटायरमेंट करवाना हो किसी का, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, या तो कंसेंट होना चाहिए, इधर कंसेंट हो सारे के सारे अदर पार्टनर्स का, या फिर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से। मतलब कि या तो एडमिशन करना हो या तो रिटायरमेंट करना हो, उसमें पहला कंडीशन क्या है कि या तो कंसेंट होना चाहिए या फिर एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग करेंगे। और जो हम लोग का एडमिशन है उसका कौन सा हम लोग का सेक्शन है, एडमिशन के सेक्शन 31 को हम लोग फॉलो करते हैं। एडमिशन 31, या तो हम लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट के लिए हम लोग फॉलो करते हैं सेक्शन 32 को। और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चैप्टर 3 और इसके ऊपर चैप्टर 4 है, वो बेस्ड है, वहाँ पे अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जा करके नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।